हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बाद वाला प्रोसेस यानी कि समन्स। हम अभी वॉलेट सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें अब हम करने जा रहे हैं अब बुलाओ वाला प्रोसीजर। इसमें आता है सेक्शन नंबर 27 से लेकर के 32 प्लस ऑर्डर नंबर 5। एक बार वीडियो पॉज करके इस सीरीज़ को देख लेना जिसमें हमने पार्ट 1 यानी कि वॉलेट सीरीज़ में किया है। हम करने जा रहे हैं अब बुलाओ वाला प्रोसीजर सेक्शन नंबर 27 से 32 ऑर्डर नंबर 5। सेक्शन नंबर 27 बात करता है समन्स टू डिफेंडेंट। ठीक है, समन्स टू डिफेंडेंट इशूड टू द डिफेंडेंट। जनरली क्या है कि डिफेंडेंट को इशू किए जाएंगे ताकि वो आ सके, आंसर कर सके उसके अगेंस्ट जो भी क्लेम किया गया है। ठीक है, और कैसे सर्व किए जाएंगे? इन द मैनर जैसे भी प्रिस्क्राइब्ड है, बट 30 दिन के अंदर। जैसे सूट हमने 1 तारीख को इंस्टीट्यूट किया है तो 30 तारीख तक उसे समन्स पहुंच जाने चाहिए। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू रूल 1 जो कि हम ऑर्डर नंबर 5 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 28 जो कि बात करता है सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स इन अनदर स्टेट। अगर डिफेंडेंट किसी और स्टेट में रिसाइड करता है तो उसकी सर्विस कैसी होगी? रूल नंबर 4 से रिलेटेड है ये। तो किसी और स्टेट में क्या कर दिया जाएगा, उसको समन को भेज दिया जाएगा वहाँ के कोर्ट के पास, और कोर्ट को जैसे ही वो मिलेंगे वो उस हिसाब से उसे डील करेगा जैसे कि वो समन्स उन्होंने खुद इशू किए हैं। इसके बाद समन्स पहुँचा दिए जाएंगे, फिर वहाँ से जो रिटर्न रिप्लाई आएगा उसे वापस उस कोर्ट जिसने समन्स इशू किए थे वहाँ पर भेज दिए जाएंगे। सेक्शन नंबर 29 बात करता है सर्विस ऑफ फॉरेन समन्स, और सेक्शन नंबर 30 बात करता है पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। ठीक है, डिस्कवरी यानी कि कोर्ट को अगर अपने मोशन में या फिर कोई भी पार्टी अप्लाई कर रही है किस चीज़ के लिए, ताकि वो क्या कर सके, जो भी नेसेसरी है, रीजनेबल है, रिलेटिंग टू द डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ इंटेरोगेटरीज, एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन, जितनी भी चीज़ें हैं डिस्कवरी जो कि डिस्कवरी करती है, ठीक है, उसके लिए वो समन्स भेज सकें। ठीक है, टू पर्सन्स हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड, या फिर किसी जो उनको जिनकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, और क्या करेंगे, बोलेंगे कि ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। अगर कोई फैक्ट है तो उसको कैसे प्रूव करना होगा? एफिडेविट के थ्रू। तो सेक्शन नंबर 30 बात करता है और पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। कोर्ट को कुछ चाहिए तो कोर्ट के पास पावर है कि वो मंगा सके। सेक्शन नंबर 31 बात करता है समन्स टू विटनेसेस। ठीक है, रूल नंबर 7 से ये सिमिलर है ऑर्डर नंबर 5 के। अब विटनेसेस को आप समन्स दे सकते हो जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो, एविडेंस की ज़रूरत हो। सेक्शन नंबर 32 बात करता है पेनाल्टी फॉर डिफॉल्ट। अब हमने समन भेजने की, किसको भेजना है, डिफेंडेंट को, ये सब बातें कर चुके हैं। एंड में क्या आता है, कोर्ट क्या करेगा, अगर वो चाहता है कि किसी की अटेंडेंस हो समन्स के थ्रू, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस पर्पस के लिए इशू करेगा वारंट। ठीक है, ताकि उनको अरेस्ट कर सके, या फिर कह देंगे कि ठीक है इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सको। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से कि अगर तुम्हारा कंपेल करना है अपीयरेंस तो उसके लिए ये एक तरह से पेनाल्टी है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑर्डर नंबर 5, इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स। ठीक है, अब इसमें है रूल नंबर 1 जो कि बात करता है समन्स से रिलेटेड। ठीक है, समन्स कब होगा, अगर सूट क्या किया गया है, इंस्टीट्यूट कर दिया गया है, तो डिफेंडेंट को क्या देना है, समन्स देना है। किस चीज़ के लिए? उसके अपीयरेंस के लिए, ताकि वो क्लेम वगैरह आंसर कर सके। ये हमने पढ़ लिया है सेक्शन नंबर 27 में, 30 दिन के अंदर अंदर करना होगा। एक्सेप्शन क्या है, अगर डिफेंडेंट एडमिट कर ले प्लेंटिफ का क्लेम, इसका एक्सेप्शन याद करना, जनरल चीज़ें नहीं पूछी जाती आजकल एग्जाम में। ठीक है, तो एक्सेप्शन है अगर डिफेंडेंट एडमिट कर ले प्लेंटिफ का क्लेम। प्रोविजो में बात हो रही है कि देखो अगर डिफेंडेंट फेल कर जाता है रिटन स्टेटमेंट डालने से 30 दिन के अंदर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको अलाउ कर दिया जाएगा उसके रीजंस लिख करके, प्लस उससे कुछ पेमेंट वगैरह भी ले जाएगी। बट 30 से लेकर के 120 दिन तक एक्सटेंड हो सकता है। 120 दिन के बाद उसका ये एक्सटेंशन माना नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये है कि डिफेंडेंट को अपीयर कैसे करना है। डिफेंडेंट को समन्स के थ्रू अपीयर करना है, या तो वो खुद आए, ठीक है, या तो वो अपने किसी प्लीडर को बोले कि जाओ जाके तुम आंसर करो, है ना, या फिर किसी और इंसान के थ्रू जाए। बट अगर जज चाहता है तो बोलेगा कि आप पर्सनली आओ, पर्सनली आंसर करो। अदरवाइज क्या है कि वो प्लीडर उसका आ जाए तो भी चल जाएगा। अब समन्स क्या होने चाहिए, साइंड बाय जज होना चाहिए। तो एक ऊपर से समन को आपको देखते हुए जो भी चीज़ें दिखती है कि हाँ ठीक है इतने दिन में आना है, आंसर करना है, कैसे आना है, वो सब चीज़ें रूल नंबर 1 में है। नेक्स्ट है रूल 2 जो कि बात करता है कि अगर कॉपी ऑफ प्लेंट है समन्स में, कॉपी ऑफ प्लेंट जो है उसको एनेक्स कर दिया जाएगा। रूल 3 बात करता है कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन, है ना। जनरली क्या होता है कि प्लीडर आए, बट अगर चाहता है कोर्ट तो अपीयर इन पर्सन। 4 में है नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टन लिमिट्स। अब नीचे सर्टन लिमिट्स लिखी हुई हैं, उसको खुद से पढ़ लो कितनी लिमिट्स हैं। ठीक है, कि एक तो 50% हो गया, और फिर 5/6 वाला केस हो गया अगर आपके पास वो है कन्वीनियंस है रेलवे और स्टीमर का। नेक्स्ट इसके बाद रूल 5, समन्स टू बी ईदर टू सेटल इशूज और फॉर फाइनल डिस्पोजल। अब कोर्ट अगर समन इशू करेगा तो उसमें कोर्ट को लिखना होगा कि समन किस लिए है, डिटरमाइन करने के लिए, फाइनल डिस्पोजल के लिए, किस चीज़ के लिए है। ठीक है, रूल 6 बात करता है फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। ठीक है, डे फिक्स करना है ताकि
अब पर्पज ही समन्स का ये तुम्हें बुलाना है, पर दिन भी तो बताना पड़ेगा ना। और 7 और 8 में सिमिलर बात होती है, समन्स टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, या तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए है, या फिर ऑन इशू ऑफ समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल डिफेंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज विटनेस, कि फाइनल डिस्पोजल के लिए है तुम अपने विटनेस लेके आओ, या फिर किसी और चीज़ के लिए है तुम अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। 7 और 8 डायरेक्शंस बता रही हैं और 6 बता रहा है दिनांक। अब हमारी जनरल समन से रिलेटेड बात हो गई है। अब हम बात करेंगे सर्विस ऑफ समन। सर्विस ऑफ समन में रूल 9 आता है, रूल 9A आता है। 9 बात करता है एक तो कोर्ट देगा, 9A में बात होती है दस्ती समन्स के बारे में। अभी रूल नंबर 9 के बारे में ये बात होती है कि देखो जो प्रॉपर ऑफिसर है, ठीक है, या फिर उसका सबऑर्डिनेट है 2, या फिर तीसरा कौन है, कोई भी कोरियर सर्विस जो कि हाई कोर्ट बताए, ठीक है, तो वो लोग देंगे, डिलीवरी करेंगे समन्स की। अब सर्विस ऑफ समन्स कौन करेगा पता चल गया, पर हाउ कैसे करेगा, तो वो होगा डिलीवरी या फिर ट्रांसमिटिंग अ कॉपी। उसकी कॉपी जो होगी वो डिलीवर ट्रांसफ़र की जाएगी, या कैसे, रजिस्टर्ड पोस्ट से। फिर इसके बाद उसमें क्या किया जाएगा, उसके एड्रेस में भेजी जाएगी, एंड या फिर फैक्स या मैसेजेस या ईमेल के थ्रू भी भेजा जा सकता है, एट द एक्सपेंसेस ऑफ प्लेंटिफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि प्लेंटिफ का जो है एक्सपेंस लगेगा। अब देखो तुमने समन्स भेज दिया, बट अब एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि सामने वाले ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट जो होगी वो साइन की जाएगी डिफेंडेंट के द्वारा या फिर उसके एजेंट के द्वारा, और फिर इसके बाद किसे दे दी जाएगी, उस कोर्ट ने जिसने समन्स भेजे थे। अब एक तरफ डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, दूसरी तरफ अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, एंडोर्समेंट चली जाएगी, और एंडोर्समेंट और एक्नॉलेजमेंट के थ्रू पता चल जाएगा कि हाँ समन्स जो है वो ड्यूली सर्व किए गए हैं डिफेंडेंट के ऊपर। नेक्स्ट इसके बाद एक और प्रोविजो है, वो बात करता है कि देखो समन्स वॉज प्रॉपरली एड्रेस, प्रीपेड होने चाहिए, ड्यूली सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, और एक्नॉलेजमेंट वगैरह जो है अगर वो लॉस्ट हो जाती है रास्ते में और 30 दिन तक नहीं रिसीव की जाती है तो ये पता चल जाएगा कि ठीक है जो समन्स थे वो ड्यूली सर्व किए गए थे। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट लाइन पढ़ लेना। अब आता है दस्ती समन्स, समन्स गिवन टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस, ठीक है, इन एडिशन टू, पुरानी वाली सर्विस के एडिशन टू होना चाहिए, यानी कि 9 + 9A साथ में हो सकता है, 9A अकेले नहीं हो सकता है। प्लेंटिफ बोलेगा कि मुझे भी डिलीवर करना है तो उसको डिलीवर करने के लिए दे दिया जाएगा, ठीक है। और दस्ती समन्स के केस में अगर मना हो जाता है, रिफ्यूज़ कर देता है डिफेंडेंट, तो कोर्ट को एप्लीकेशन दी जाएगी कि आप री इशू करो ताकि समन्स फिर से सर्व किए जाएं। अब समन्स जो है कि उनके बारे में पता चल चुका है, इसके बाद हमें ये पता चल चुका है कि समन्स कैसे इशू करने हैं। अब इसके बारे में बात होगी कि समन्स जो है डिफेंडेंट या फिर उनके एजेंट पे किए जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट सर्विस ऑफ समन्स। तो 10 में है मोड ऑफ सर्विस कि तुम डायरेक्टली डिलीवर कर दो, टेंडर कर दो, साइंड कॉपी, सील्ड कॉपी डिफेंडेंट को, ठीक है। 11 में बात होती है सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट्स। अब बहुत सारे डिफेंडेंट्स है तो एक एक को देना पड़ेगा, ये नहीं कि तुम एक को दे दो, बोलो निपटा दो। देन 12 में सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिकेबल और ऑन हिज एजेंट, ठीक है, जहां पे भी जैसा भी प्रैक्टिकेबल है वहां पे वैसा उनको दे दिया जाएगा। 13 में बात होती है सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस। अगर डिफेंडेंट रहता नहीं है उस जगह पे, लोकेलिटी पे जहाँ पे कोर्ट है, तो उसके एजेंट को दे दिया जाएगा जहाँ पे भी वो बिजनेस कैरी कर रहा है। और 14 में बात होती है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उस प्रॉपर्टी को जो हैंडल कर रहा है वो एजेंट को दे दिया जाएगा, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट है तो। अब बात होती है जहाँ पे डिफेंडेंट एब्सेंट हो, 15, 16, 17, 18, 19 में, ठीक है। 15 में बात होती है वेयर डिफेंडेंट इज एब्सेंट, अपने रेसिडेंस से एब्सेंट है तो सर्विस में भी ऑन एडल्ट मेंबर ऑफ डिफेंडेंट्स फैमिली, उनके एडल्ट मेंबर को दे दो, ठीक है, जो भी उनके फैमिली में है। सीपीसी में है कि एडल्ट मेंबर को दे दो, सीआरपीसी में है एडल्ट मेल मेंबर को दे दो, ठीक है, जहाँ पे एजेंट नहीं है उसका। 16 में पर्सन सर्व टू साइन एक्नॉलेजमेंट। अब इसमें जिस भी पर्सन को दिया है वो एक्नॉलेजमेंट तो साइन करेगा क्योंकि वो क्या है, एविडेंस है एक तरह का। नेक्स्ट इसके बाद है 18 में एंडोर्समेंट ऑफ टाइम एंड मैनर ऑफ सर्विस, ठीक है, कि अब देखो प्रूफ चाहिए कि आपने सर्विस की है तो उसके लिए एंडोर्समेंट होगा, नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ, जितना भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, वो सारी चीज़ें लिख करके एंडोर्स कर दिया जाएगा। अब 15 में मिल नहीं रहा था, 17 में है कि जहाँ पे वो रिफ्यूज़ कर देता है या फिर कैन नॉट बी फाउंड। जनरली इसमें क्या होता है, रीजनेबल डिलीजेंस लगा के बहुत मेहनत करके भी डिफेंडेंट नहीं मिलता है, या फिर उसकी कोई लाइक्लीहुड भी नहीं होती कि वो मिल जाएगा, और उसका कोई एजेंट भी नहीं है, तो सर्विंग ऑफिसर क्या करेगा, एफिक्स कर देगा कॉपी, कहाँ पे, उसके घर के बाहर जहाँ से वो मिल नहीं रहा है। कॉन्स्पिकुअस पार्ट होना चाहिए उसके घर का जहाँ पे ऑर्डिनरली वो रिसाइड करता है, कैरी बिजनेस करता है या फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, ठीक है। तो कॉपी उसने एफिक्स कर दिया, और फिर इसके बाद एक में क्या कर देगा, वो रिपोर्ट बना देगा, रिटर्न कर देगा ओरिजिनल कोर्ट के पास। अब उसको इसका प्रूफ भी चाहिए तो एंडोर्समेंट कर देगा इस चीज़ की कि कैसे किस मैनर में उसने ये सब किया।
रूल नंबर 19 में बात होती है एग्जामिनेशन ऑफ सर्विंग ऑफिसर। अब सर्विंग ऑफिसर ने क्या किया है, सर्व किया है समन्स, तो उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा। सिंपली तो देखो एफिडेविट से हो सकता है, बट अगर चाहो तो एग्जामिन कर सकते हो उसको ऑन ओथ पे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है इसी में सेक्शन रूल नंबर 20 सब्सटीट्यूटेड सर्विस, जहाँ पे डिफेंडेंट खुद भाग रहा है, यानी कि भगौड़ा टाइप है, अवॉइड कर रहा है सर्विस को। तो कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट कहाँ का, कोर्ट हाउस का। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था 17 में, घर का, पर इसमें है कोर्ट हाउस का कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे उसका लगा दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा उसका समन, प्लस न्यूज़पेपर में भी डाल दिया जाएगा एडवर्टीजमेंट, है ना। नेक्स्ट इसके बाद है डिफेंडेंट कहीं बाहर है, ठीक है। इसमें रूल नंबर 21 बात करता है सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। तो उस कोर्ट में भेज दिया जाएगा बाय पोस्ट, बाय कोरियर सर्विस, या फिर कोई ऑफिसर लेके चला जाएगा, ठीक है, या फिर फैक्स मैसेजेस जैसा भी है, और वो कोर्ट आगे उससे प्रोसीड कर देगा, ठीक है। और हाँ एक और चीज़ है, वो कोर्ट हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए और उसके पास ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर रूल नंबर 22 है सर्विस विद इन प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ समन्स इशूड बाय कोर्ट्स आउटसाइड। तो इसमें स्मॉल कॉजेस के पास चला जाएगा। 23 में है ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू विच समन्स इज सेंड, ठीक है। वो अब उनकी कोर्ट की ड्यूटी क्या हो गई, 21 के आगे क्या होगा, है ना। 21 रूल जो हमने पढ़ा है उसमें है कि वो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे विद द रिकॉर्ड्स कि सामान हमने सर्व कर दिया है और ऐसी ऐसी बात है। रूल नंबर 24 में बात होती है सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन। अब डिफेंडेंट जो है वो प्रिजन में है तो प्रिजन इंचार्ज को दिया जाएगा। सर्विस फेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया एंड हैज़ नो एजेंट, ठीक है, तो पोस्टल कम्युनिकेशन के थ्रू उसे भेज दिया जाएगा। 26 में सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट। अब तो क्या कर दिया जाएगा, किसी पॉलिटिकल एजेंट या फिर उनके कोर्ट को भेज दिया जाएगा पोस्ट के थ्रू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और फिर इसके बाद कोर्ट क्या कर देगा, रिटर्न्स द समन्स विद एन इंडोर्समेंट के साथ रिटर्न कर देगा। रूल 26A में है समन्स टू बी सेंट टू ऑफिसर्स टू फॉरेन कंट्रीज। अब इसके बाद है डिफेंडेंट अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इसमें दो रूल्स आते हैं 27, 28। तो इस 27 में सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर और ऑन सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी, तो इनके हेड ऑफ ऑफिस को दे दिया जाएगा। और 28 में सर्विस ऑन सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन, तो इनके कमांडिंग ऑफिसर को दे दिया जाएगा। अब 29 में इनकी ड्यूटी बताई गई है, किसकी, 24 जो कि प्रिजन इंचार्ज है। 27 और 28 हमने ऊपर देखा ही, तो ये क्या कर देंगे, दे आर बाउंड टू सर्व जितना भी पॉसिबल है एंड टू रिटर्न इट अंडर हिज सिग्नेचर। रिटर्न करेंगे एक्नॉलेजमेंट के साथ डिफेंडेंट की, ठीक है। अगर सर्विस इम्पॉसिबल होती है तो रिटर्न कर देंगे, इम्पॉसिबिलिटी का कॉज बताएंगे, स्टेप्स जो उनके द्वारा टेकन किए जाएंगे वो भी बताए जाएंगे, और ये सब मिलके क्या बनेंगे, एविडेंसेस ऑफ नॉन सर्विस। ऊपर क्या है, एविडेंसेस ऑफ सर्विस। लास्ट आ जाता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन्स। इंसान की रैंक इतनी ज़्यादा है कि आप उसे समन्स की जगह आप उसे लेटर भेजते हो, बट वो है एक समन्स ही, ठीक है। उसमें सारे स्पेसिफिकेशन, सारे पर्टिकुलर्स होंगे समन्स वाले, एंड इट शैल बी ट्रीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट एज समन्स, बट जाएगा लेटर के फॉर्म में, ठीक है, बाय पोस्ट, बाय स्पेशल मैसेंजर, या फिर कैसे भी, ठीक है। वेयर द डिफेंडेंट हैज़ एन एजेंट एम्पावर्ड, वो उसे ले लेंगे। तो रूल नंबर 30 में हम सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन्स के बारे में बात कर चुके हैं। इसी तरह हमने पूरा ये कंप्लीट कर लिया है, बहुत कम टाइम में, ऑलमोस्ट 10 to 11 मिनट्स में हमने पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक